सभी को सबसे पहले आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मैं भगवान से पहले यही प्रार्थना करूंगी कि हम सबके बच्चे दीर्घायु हों और भगवान ने हमेशा खुश रखे, उनके सारे सपने पूरे करे। क्योंकि हम सबकी फैमिली में देखो कोई भी है, प्रायोरिटी सबकी बच्चे ही होते हैं। बच्चों से ऊपर मुझे नहीं लगता कोई भी होता है। आज का दिन बहुत खास है हम सभी के लिए। सभी बिजी भी होंगे आज। चलिए मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हमारी मीटिंग से संबंधित ही रहेगा। हम जो डेली जूम मीटिंग लेते हैं, सुनते हैं, तो उसी के बारे में हमारा टॉपिक है आज का कि मीटिंग में हम क्यों आते हैं या क्यों हमें आना चाहिए जो मीटिंग में नहीं आते हैं। तो उसके बारे में ही मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी रही हूँ, और सभी को इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। या फिर जो भी मीटिंग लेते हैं, चाहे वो आज के ट्रेनर हैं या भविष्य के ट्रेनर हैं, या जो भी अपनी टीम की मीटिंग लेते हैं, तो उन सभी को इन सारे पॉइंट्स की जानकारी खुद भी होनी चाहिए और टीम मेंबर्स को भी होनी चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको ये पॉइंट्स दिखाती हूँ स्क्रीन शेयर करके, उसके बाद हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है सीखें और सिखाएं। यानी पहले ये सारी चीजें हमें खुद सीखनी चाहिए और फिर अपनी टीम को सिखानी चाहिए। और टीम को भी ये चाहिए कि अगर उनको इसमें से कुछ नहीं आता है तो वो अपनी ट्रेनर्स की मीटिंग में आए। दिन में 3 मीटिंग होती हैं। एक आपकी एडमिन मीटिंग होती है सुबह 11 बजे, उसके बाद दिन में आपकी ट्रेनर्स की मीटिंग होती है, फिर एक रात को 8 बजे मीटिंग होती है। तो सभी को कम से कम एक मीटिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग ही वो जरिया है जहां से हम सीख सकते हैं। पर्सनली फोन करके हम किसी से कभी कुछ नहीं सीख सकते इतना। तो मीटिंग अटेंड करना अपने लिए जरूरी है, हमारे खुद के लिए। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को निखारना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र माध्यम मीटिंग ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ग्रुप में वैसे ये डला हुआ है, जो साथ साथ नोट करना चाहेंगे पॉइंट्स वो लिख भी सकते हैं। सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन, यानी जब हमने जिस संस्था को ज्वाइन किया है, जहां हम काम कर रहे हैं, उसकी हमें इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, उसके बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और ये सभी हमारे पास रिटर्न में होना चाहिए। दूसरा है प्रोडक्ट की क्वालिटी। जिस प्रोडक्ट को लेकर हम काम कर रहे हैं, मेन चीज हमारी संस्था में क्या है, हमारा प्रोडक्ट ही है। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट में इतने गुण है, तभी हमारा काम अच्छा चल रहा है। तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको छोटी से बड़ी सारी जानकारी होनी चाहिए। हर चीज के बारे में पूरी जानकारी पहले हम खुद लें। प्रोडक्ट की कहीं भी कोई डाउट है तो हमें खुद से वो क्लियर करना चाहिए पहले, और वही सारी जानकारी फिर अपने टीम मेंबर्स को भी दें। फिर थर्ड पॉइंट है पैड की लेयर्स। हमारा जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड है वो टोटल 8 लेयर्स से मिलकर बना है। और ये सारी लेयर्स, फर्स्ट लेयर कौन सी है, सेकंड कौन सी है, ऐसे हमें नंबर वाइज सारी लेयर्स पता होनी चाहिए। किस लेयर का क्या काम है, किससे बनी है, वो सारी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। उसके बाद है जीरो पिन से रजिस्ट्रेशन। जब हम कंपनी में ज्वाइन होते हैं खुद भी, तो हमारा भी किसी ने जीरो से रजिस्ट्रेशन किया होता है, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। जब हम ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले जीरो से रजिस्ट्रेशन किया जाता है,
रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक आपका SFC नंबर आता है और पासवर्ड होता है जो आपको सेंड किया जाता है आपके सीनियर के द्वारा। ठीक है, उसी SFC नंबर से फिर आपकी जो आईडी है वो एक्टिवेट होती है कंपनी में, उसके बाद ही आपकी आईडी लगती है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है जीरो से किसी भी नए मेंबर का। जो भी नया मेंबर कंपनी में आना चाहता है उसका जीरो पिन से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वो जीरो पिन से रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, उसमें क्या क्या डिटेल देनी होती है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए आपको। और इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, अपनी आईडी नंबर और पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि जीरो पिन से रजिस्ट्रेशन आप अपनी आईडी ओपन करके ही करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी खोलनी आनी चाहिए, फिर उसमें जीरो पिन कैसे ओपन करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको। और ये सारी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में ही मिल सकती है, फोन से ये सारी चीजें नहीं समझाई जा सकती। मीटिंग में स्क्रीन शेयर करके हर चीज बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। एक बार में नहीं समझ आता है, 2 बार 10 बार आप पूछिए, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 5 पे जो हमारा पॉइंट है वो है GPS मैप कैमरे से अटेंडेंस लगाना। ग्रुप में आप लोग देखते होंगे जो भी न्यू मेंबर हैं कि सुबह शाम 2 टाइम अटेंडेंस लगती है। सुबह 9 से 10 का टाइम है और शाम को 5 से 7 का टाइम है। अटेंडेंस लगाने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप GPS मैप कैमरे से अटेंडेंस लगा सकते हैं, उसको आपको डाउनलोड कर लेना अपने फोन में, या फिर आप वीडियो के माध्यम से भी अटेंडेंस लगा सकते हैं। सिंपल वीडियो जैसे बनाते हैं वो, उससे भी आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। आपको अटेंडेंस में मेन क्या है, अपने सीनियर का नाम, अपने ट्रेनर का नाम और अपने टीम लीडर का नाम जरूर आना चाहिए जब भी आप अटेंडेंस लगाते हैं। उसी से आपकी पहचान होती है कि आप किसकी टीम से हैं, कहाँ से हैं। तो GPS मैप कैमरे से या वीडियो से अटेंडेंस कैसे लगाते हैं उसकी जानकारी सभी को होना बहुत जरूरी है। इसमें से जिसको भी जो चीज नहीं आती है वो आप अभी मीटिंग में भी पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, या फिर अपने ट्रेनर की मीटिंग में भी पूछ सकते हैं, लेकिन सभी को ये चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रुप बनाना और मेंबर जोड़ना। जब हम काम कर रहे हैं और हमारा ये काम टीम वर्क है, ये हम सभी को पता है कि ना, टीम की सहायता से ही हम सफल होते हैं, टीम की सहायता से ही हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं। तो टीम बनाने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले ग्रुप बनाएं। आपके फोन में जितने भी नंबर ऐड हैं महिलाओं के, उनका आप ग्रुप बना सकते हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हैं या सिंपल ग्रुप बना सकते हैं, और उसमें नए मेंबर ऐड करने हैं। तो ये ग्रुप कैसे बनाने हैं, कैसे ऐड करना है, इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। उसके बाद टॉपअप के फायदे। जब हम टॉपअप कराते हैं, यानी कि टॉपअप से मतलब है जब हम कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं तो 1200 रुपये दे के हमारा आईडी टॉपअप हो जाता है। ठीक है, तो उस वो टॉपअप कराने के क्या फायदे होते हैं, क्यों हमें टॉपअप कराना चाहिए, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको खुद को पता होगा टॉपअप के फायदे, तभी आप दूसरों को बता पाएंगे, कि आप दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे कि आप टॉपअप कराइए, टॉपअप कराने से आपको ये फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले खुद को सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है फ्रेंचाइजी के फायदे। अब हमारे यहाँ पर आपको पता ही है कि 2 तरह की फ्रेंचाइजी होती है, फुल फ्रेंचाइजी और हाफ फ्रेंचाइजी। फुल फ्रेंचाइजी में 12 किट आती है और हाफ फ्रेंचाइजी में 6 किट आती है। तो फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, फ्रेंचाइजी लेने के क्या फायदे हैं, इस चीज की जानकारी लेनी है सभी को। उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग। आज का टाइम डिजिटल का टाइम है। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग करना हमें आना चाहिए। अगर मतलब हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से अगर हम वर्क करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो डिजिटल मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी सीखना होता है। सभी को ये नहीं है कि स्टार्टिंग से हर कोई सीखा हुआ नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, चाहे इसमें हम हैं या आप हैं, कोई भी है। ठीक है,
अब भी हम लोग भी अब सीख रहे हैं और हर किसी से हमें सीखने को मिलता है। ये नहीं है कि हमें सिर्फ जो हमारे टीम लीडर हैं, डायरेक्टर हैं या ट्रेनर हैं वही सिखा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे बीच में बहुत से मेंबर ऐसे हैं जिनको हम सबसे ज्यादा नॉलेज है इस चीज की। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप डेली मीटिंग अटेंड कीजिए, क्योंकि पता नहीं हमें कब कहाँ से किसी किससे क्या सीखने को मिल जाए। हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, सिर्फ सीखने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। हमें खुद ये लगन होनी चाहिए कि हाँ मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। सीखने के लिए बहुत कुछ है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। क्या तो डिजिटल मार्केटिंग की सारी नॉलेज होनी चाहिए सभी को, और सीखने के साथ साथ जब तक हम इन चीजों को करेंगे नहीं तो सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ही हम कोई चीज आज हमने मीटिंग में सीखी है तो हम उसको खुद से ट्राई करके देखें, तभी हमें पता चलेगा, तभी हमें खुद को ये नॉलेज होगी कि हमने कितना सीखा और कितना छूट गया है, कितना हमें क्या हमारे अंदर कमी है। तो सीखने के साथ साथ करना भी उतना ही जरूरी है। उसके बाद है टीम बनाने के फायदे। इस चीज पे फोकस किया जाता है, मीटिंग में भी आपको डेली बताया जाता है कि जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने के बाद सेल के साथ साथ आपको टीम पर भी फोकस करना चाहिए। स्टार्टिंग से ही आपका फोकस ये भी होना चाहिए कि मेरी टीम अच्छी बने। तो टीम क्यों बनानी चाहिए, टीम बनाने के क्या फायदे हैं, ये जानकारी हमें होगी तभी हम टीम बनाने पे फोकस करेंगे। जब हमें किसी चीज की जानकारी ही नहीं होगी, चाहे वो कोई भी चीज है, आप यहाँ से अलग कुछ भी छोड़ देख लीजिए, अपने घर में भी देख लीजिए, जब हमें किसी काम के बारे में पता ही नहीं होगा कि उसको क्यों हम कर रहे हैं, क्या फायदे हैं, तो हम उसमें कभी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्या तो कोई भी काम अच्छी तरह से करने के लिए जरूरी है पहले उसके बारे में हम डिटेल से जानें। उसकी डिटेल जानने के बाद ही हम खुद से मोटिवेट होते हैं वो काम करने के लिए। तो हमें टीम क्यों बनानी चाहिए, क्या फायदे होते हैं इसके, कैसे हम टीम की हेल्प से जल्दी सफल हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद है डेमो सेशन करना। किसी को भी कन्विंस करने के लिए हमेशा हम ये कहते हैं कि सिर्फ बोलकर कन्विंस नहीं किया जाता जब तक आप उसको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते हैं। प्रैक्टिकली किसी को जब हम कोई अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं तो वो बहुत आसानी से कन्विंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डेमो करना सभी को आना चाहिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ये चीज भी हमें सीखनी है। ये हम मीटिंग में भी सीख सकते हैं और इसकी कोशिश हमें खुद भी करनी है। जैसे हम स्टार्टिंग में अपने घर पे ही डेमो करके देख सकते हैं, एक बार दो बार, तो धीरे धीरे हमें खुद को उसकी नॉलेज हो जाती है। हमारे अंदर जो एक झिझक होती है, हेजिटेशन होती है, वो कम होती रहती है। तो डेमो करना हमें सभी को आना चाहिए, और उस डेमो को सिर्फ ये करके नहीं दिखाना है, उसके बारे में हर छोटी सी छोटी चीज बतानी भी है। डेमो करना और उसकी डिटेल देना, ये दोनों चीजें आना बहुत जरूरी है। उसके बाद है लेवल इनकम। हमारी कंपनी से हमें चार तरह की इनकम होती है, ये हम सभी को पता है। फर्स्ट इनकम होती है रिटेल इनकम, सेकंड इनकम होती है कैशबैक इनकम, थर्ड और सबसे मेन इनकम होती है लेवल इनकम, और फोर्थ इनकम होती है फिक्स सैलरी इनकम। तो इन सभी इनकम की जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। लेवल इनकम की लेवल चार्ट की जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। बहुत से मेंबर हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं जो इस चीज में कंफ्यूज रहती हैं कि हम लेवल कैसे कंप्लीट करेंगे, हम अपनी पिन कहाँ लगाएं, कैसे हमारा सेकंड लेवल होगा, कैसे थर्ड होगा। तो इन चीजों की हमें जानकारी होनी चाहिए, उसी हिसाब से तभी हम लेवल पे फोकस कर सकते हैं। उसके बाद है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क करना सभी को आना चाहिए। जैसे हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, या कहीं महिलाओं का कहीं पर भी हम एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं अपने आसपास में, कहीं पर भी। तो ये इस तरह का फील्ड वर्क करना सभी को आना चाहिए। ठीक है, तो वो तभी आएगा जब हमें अपनी संस्था के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी अच्छे से होगी। क्योंकि फील्ड वर्क करने के लिए एक अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी है। कि जब ये क्वालिटी हमारे अंदर होगी, बोलने की कला हमें आ जाएगी, तब हम फील्ड वर्क अच्छे से कर सकते हैं।
तो ये सारी ही चीजें आप लोग देख रहे होंगे, कहाँ से सीखेंगे, सिर्फ मीटिंग से ही। इसीलिए बार बार मीटिंग पर जोर दिया जाता है कि सभी मीटिंग में आए। उसके बाद है फिक्स सैलरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट अभी जो मैंने आपको इनकम बताई, फिक्स सैलरी इनकम, फिक्स सैलरी आप कैसे ले सकते हैं, ट्रेनर की पोस्ट पर आकर। ठीक है, जब आपके पास एक अच्छी टीम हो और आपके पास आप उस टीम को अच्छे से हैंडल कर सकें, उसको मीटिंग दे सकें, उसको टाइम दे सकें, तो आप ट्रेनर की पोस्ट पे वर्क करके फिक्स सैलरी ले सकते हैं। ट्रेनिंग वीडियो बनाना, फीडबैक वीडियो बनाना, ये हर तरह की वीडियो बनानी हमें आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आप अटेंडेंस लगाना जो है वो वीडियो बनाने से स्टार्ट कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। वीडियो बनाकर आप अटेंडेंस लगाएंगे तो यहाँ से पहले आप छोटी वीडियो बनाएंगे, यहीं से हम धीरे धीरे फिर ट्रेनिंग की वीडियो और फीडबैक वीडियो बनाना भी सीख जाते हैं। तो ये हमारा, अगर हम चाहते हैं अच्छा काम करना, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हम जो अपनी अटेंडेंस है वो वीडियो के माध्यम से लगाएं। उसके बाद मोटिवेशनल ट्रेनिंग कराना, टीम बनाने के बाद उसको समय समय पर मोटिवेट करना भी बहुत जरूरी होता है। जब तक हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो टीम काम नहीं करेगी। ठीक है, जैसे या कोई भी ऑफर निकला है, या टाइम टू टाइम बिना ऑफर के भी हमें अपनी टीम को काम करने के लिए मोटिवेट करना होता है अलग अलग तरह से। तो मोटिवेशनल ट्रेनिंग देनी सभी को आनी चाहिए। उसके बाद है 499 की पिन लगाना। जैसे अभी हम जीरो की पिन लगाते हैं, जीरो की पिन किस लिए लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, नए मेंबर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और 499 वाली जो पिन होती है वो होती है हमारी लेवल इनकम की पिन। ठीक है, तो ये दोनों ही पिन हमें लगानी आनी चाहिए, चेक करनी आनी चाहिए। कहाँ से हम अपनी पिन देख सकते हैं कि हमारी आईडी पे पिन आई है या नहीं, कहाँ से हम लगा सकते हैं, और कहाँ से हम लगाने के बाद चेक कर सकते हैं कि हमारी पिन लगी है और उससे हमें जो इनकम हमारी बनी है वो कहाँ शो हो रही है। तो ये सारी चीजें, मतलब कि आपको अपनी आईडी के बारे में पूरी डिटेल, पूरी आईडी आपको ओपन करना आना चाहिए। फिर है एनआईएन चिप के फायदे और इस्तेमाल के तरीके। हमारे पैड में जो है मेन क्या है, एनआईएन चिप है ना। तो उस एनआईएन चिप के क्या क्या फायदे हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में उसको कैसे यूज करना है, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। फिर है जिलेटिन के फायदे और इस्तेमाल के तरीके। जिलेटिन जेल जो होता है पैड के अंदर, ये सॉरी जिलेटिन पाउडर होता है, उस पर पानी डाल के जब हम जिलेटिन जेल बनाते हैं तो उस जेल के क्या क्या फायदे हैं, जो पुराने मेंबर हैं उन सभी को पता है, जो न्यू मेंबर्स हैं तो सभी को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। इस जिलेटिन को हम बहुत तरह से बहुत सी प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। इस जेल को तो क्या क्या फायदे हैं इसके और किन प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करना है इसको, तो ये सारी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। फिर है पैड का बायोडिग्रेडेबल होने के फायदे। हम कहते हैं कि हमारा पैड बायोडिग्रेडेबल है, तो क्या होता है बायोडिग्रेडेबल, उसके क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी सभी को होनी चाहिए। फिर है पोस्टर बनाना और पोस्ट तैयार करना। ये भी टाइम टाइम पर मीटिंग में सिखाया जाता है कि हम कैसे पोस्टर बना सकते हैं। पोस्टर मेकर उसके लिए आपके फोन में डाउनलोड होना चाहिए। फिर पोस्टर मेकर को कैसे यूज करके हम पोस्टर तैयार करते हैं, ये भी मीटिंग में सिखाया जाता है समय समय पर, कैसे हम कोई पोस्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूट्रस भाप का पूरे प्रोसेस की जानकारी होनी चाहिए। कि अब जब हम लोग घरेलू चिकित्सा सीख रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा यूट्रस भाप पर जोर दिया जाता है कि यूट्रस की ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है हम इसके जरिए सोल्व कर सकते हैं। तो यूट्रस में भाप हम कैसे ले सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, उसकी जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। पैड के जेल के फायदे, वो अभी जैसे वही चीज है, जिलेटिन जेल जो है उसके फायदे हमें पता होने चाहिए। डेली मीटिंग अटेंड करना, ये सारी चीजें सीखने के लिए जरूरी है कि हम हर रोज मीटिंग में आए। जो भी आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कम से कम एक मीटिंग तो जरूर करनी चाहिए। बाकी वो
आपके ऊपर है कि जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन एक मीटिंग सभी को जरूर अटेंड करनी चाहिए। उसके बाद है ग्रुप में एक्टिव रहना। जिन भी ग्रुप में हम ऐड हैं, जैसे एडमिन ग्रुप है या हमारे टीम लीडर का ग्रुप है या ट्रेनर का ग्रुप है, तो उसमें हमें एक्टिव रहना चाहिए। समय समय पर जो भी इंफॉर्मेशन ग्रुप में दी जाती है, ठीक है, तो अगर हम एक्टिव रहेंगे तभी हम वहां से जानकारी ले सकते हैं। अगर हम ग्रुप ही कभी नहीं देखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि उसमें क्या आया है क्या नहीं। दूसरे मेंबर्स के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, और हम जब ग्रुप में एक्टिव होती हैं तो हमारी भी वहां पर एक पहचान बनती है। जितने ज्यादा हम ग्रुप में एक्टिव होंगे उतनी ही हमारी पहचान बनेगी। फिर है डीएसआर बनाना आना चाहिए। ये डीएसआर, आप लोगों में से कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि क्या होता है डीएसआर। जब हम ट्रेनर की पोस्ट पे काम करते हैं तो पूरे महीने में हमारा जो काम हुआ है उस काम की जो डिटेल बनाते हैं उसको हम डीएसआर बोलते हैं, ठीक है, डेली सैलरी रिपोर्ट। तो ये डीएसआर सभी को बनाना आना चाहिए, क्योंकि एक टारगेट लेके हम लोग काम करते हैं, ठीक है। जो अभी ट्रेनर है उनका ये टारगेट है कि हम कभी टीम लीडर बने, एक टारगेट लेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। जो अभी मेंबर हैं वो भी ये टारगेट रखें कि हम एक दिन ट्रेनर बनेंगे, तो ट्रेनर के काम आप सीखें पहले से ही। तो ये डीएसआर सभी को बनाना आना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो भी टीम है, आपकी अपनी टीम है, बेशक आप अभी ट्रेनर नहीं है, लेकिन आप अभी से अपनी आदत बनाएं। तो जितना भी उनका काम होता है उसकी आप डेली क्या अपना एक रिपोर्ट तैयार करें, मतलब उसकी सारी डिटेल रखें, जिसने जो फ्रेंचाइजी की है, टॉपअप किया है, जो भी है, आप अपनी टीम की खुद पर्सनल अपने पास डिटेल रखें, और फिर महीने के लास्ट में उसको तैयार करें। आपको एक इससे ये खुद को पता चल जाता है कि आपकी टीम ने कितना काम किया, कितनी आपकी टीम एक्टिव है, कौन सा मेंबर ज्यादा एक्टिव है, किसको ज्यादा मोटिवेट करने की जरूरत है। न्यू मेंबर को डिटेल देना आना चाहिए। जब कोई हमारे पास इंक्वायरी आती है, कोई हमारी संस्था के बारे में जानना चाहता है, तो उसे हमें ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि हम उसको स्टार्टिंग में क्या डिटेल दें, ठीक है, जिससे कि वो कन्विंस हो, उसको अच्छा लगे। तो हमें अच्छे से सामने वाले को सेटिस्फाई करना आना चाहिए। फिर बिजनेस प्लान को अच्छे से समझाना भी आना चाहिए। हमारा जो बिजनेस प्लान है, जो लेवल इनकम का चार्ट है, क्या वो हमें तो ठीक है, हमें पता होता है, लेकिन हमें सामने वाले को समझाना भी आना चाहिए उसको, कि वो भी उसको आसानी से समझ सके। खुद आने में और दूसरों को समझाने में, दोनों में बहुत फर्क होता है। क्या तो हमें खुद भी ये सारी चीजें आनी चाहिए और सामने वाले को अच्छे से समझाना भी आना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स हैं, आज ये सभी ने नोट कर लेने हैं। और जो भी अपनी टीम की मीटिंग लेते हैं या जो मेंबर हैं अभी नहीं भी ले रहे हैं, उनको खुद को भी ये देखना है कि हमें ये सारी जानकारी है या नहीं। और अगर किसी को लगता है कि इनमें से आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आप उसके लिए मीटिंग में आइए और मीटिंग में आके ये सारी जानकारी लीजिए, क्योंकि सिर्फ मीटिंग ही एक जरिया है जहां से आप पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके बारे में किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत ही सरल तरीके से और मेन मेन बातें, वो सारी चीजें आपने बताई। आप में से किसी का भी कोई सवाल है, एड्रेस कीजिए। पूजा कपूर, पूजा कपूर, सुमन ढाका। पूजा कपूर दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। पूजा कपूर दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये पोस्टर कैसे तैयार किया जाता है। जी, ऐसा है। तैयार करने, जी भाई जी। दीदी ने बताया कि आप मीटिंग में आते रहिएगा, ट्रेनर की मीटिंग में तो आपको पोस्टर बनाना सिखा दिया जाएगा। आज एक ठीक। हम्म। में आते रहिएगा, कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रेनर उस दिन पोस्टर पे टॉपिक पे लेके बातें करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने मोबाइल से पोस्टर कैसे बनाएं।
ठीक है भैया। भैया और डीसीआर के बारे में भी बता दीजिएगा। जी जी। सुमन ढाका दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मातरम। मेरा तो सवाल आ गया भैया, मैं तो डीएसआर के बारे में ही पूछ रही थी, और तो सब ध्यान है, बस डीएसआर नहीं समझाया। ठीक है, जी भैया। अभी बताते हैं, चिंता ना करो, ट्रेनर बन जाओ बता देंगे। आ, मीना कुमारी। हाँ, मीना कुमारी जी, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। चलो, नहीं है भैया, उन्होंने पहले ही हैंड डाउन कर लिया था शायद। कोई बात नहीं। ज्योति। ज्योति। भैया मुझे भी डीएसआर के बारे में नहीं पता, वैसे तो पता है लिस्ट वगैरह बनाने का, लेकिन आप थोड़ा बता दीजिए चलो, और जाएंगे। डीएसआर का जैसे दीदी ने फुल फॉर्म बताया, डेली सैलरी रिपोर्ट, यानी क्या आपकी टीम से क्या ऑर्डर आ रहा है उसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है। और जब आप ट्रेनर बनते हैं तो यही रिपोर्ट आपको आपके ट्रेनर की एक इनकम देने के लिए, जो इंदु दीदी को आप अपनी टीम लीडर को भेजते हैं, तो आपकी डेली, मान लो कि आपके टीम से आज 2 ज्वाइनिंग हुई और कल एक ऑर्डर आया, परसों किसी ने एक किट किट का ऑर्डर किया, उसके अगले दिन या दिन में 3-4 बार किसी ने हाफ फ्रेंचाइजी फुल फ्रेंचाइजी मंगा ली, तो आप सोचो कि जी मैं इसको डेली ना लिखूं और ऐसे ऑर्डर डालते जाऊं और बाद में खिचड़ी पक जाएगी। तो आदत होनी चाहिए कि आपके पूरे दिन में क्या हुआ, क्या ऑर्डर आया, कौन सी टीम में किसने ऑर्डर किया, आपके पास क्या आया, तो आप उसका पिन आया नहीं आया, उसकी संस्था से जो किट लगी है उसका, पोस्ट ऑफिस की जो जानकारी है वो सारी, मतलब उसका डॉकेट नंबर वगैरह, ये सब ये तब होगा जब आपको टीम ट्रेनर के रूप में। लेकिन अगर पर्सनली अभी जो मतलब एज ए जुड़े हुए हैं, जब तक ट्रेनर नहीं बने हैं, तब तक आपके लिए डीएसआर वो है कि आपकी टीम से आपको कौन बोलता है कि मेरा फ्रेंचाइजी लगा दो, तो आपको पता है, तो आप अपना नोट कर लीजिए कि हाँ जी इन्होंने मेरे को बोला है। और कई बार क्या होगा कि आपके जो नए हैं उनको नहीं मालूम कि ट्रेनर को कैसे भेजते हैं, स्क्रीनशॉट, ये सारी चीजें, तो कम से कम आप उस चीज को नोट डाउन करके भेज सकते हैं उनको, तो आप अपनी डेली की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि आपकी टीम से क्या काम आया है। तो यही आदत आपको जब ट्रेनर बन जाएंगे तो आपको आसान होगा। लेकिन ये जो डीएसआर है ये ट्रेनर के लिए है। डीएसआर ट्रेनर के लिए है, लेकिन वैसे सभी मेंबर्स को, जिनके भी नीचे टीम है, चाहे वो 2 मेंबर हैं, 4 हैं, 10 हैं, एक ये रिपोर्ट सभी को अपनी पर्सनल बनानी चाहिए। इसका सबसे बड़ा तो यही फायदा है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी टीम में कौन अच्छा मेंबर है, कौन अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, किसको आपको सपोर्ट करने की, मोटिवेट करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप देखेंगे किसने फ्रेंचाइजी की, किसने टॉपअप कराया, तो वहीं से आपको अपने मेंबर्स की जानकारी मिलती है। और दूसरा, फिर जब ये भी आपकी नॉलेज में रहेगा किस दिन उन्होंने फ्रेंचाइजी की थी, कितने दिन बाद उनकी पहुंची है या नहीं पहुंची है, उनके पास पिन आई है या नहीं आई है, ये सारी चीजें जब रिटर्न में होंगी तभी आप ये रिकॉर्ड रख पाएंगे। ऐसे कुछ भी किसी का याद, किसी को भी याद नहीं रहता। तो ये सभी को बनानी चाहिए जिनके पास भी टीम है, चाहे वो 2 मेंबर की है, चाहे 4 की है या 10 की है, जितनी भी बड़ी टीम है, तो सभी को अपनी टीम की सारी डिटेल रखनी चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई फीडबैक देना चाहें? वंदे मातरम भैया। अभी मतलब हेल्थ से रिलेटेड बात कर सकती हूँ क्या?
भैया भाई जी आप है मीटिंग में? आगे आगे। मैं पूछ रही थी स्वास्थ्य के बारे में हम क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ आप कर लो कोई। भैया मेरी भाभी की अभी रिपोर्ट आई है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी में कमर के नीचे की जो हड्डी है वो बहुत कमजोर है। इतनी कमजोर है कि उनकी एज तो 35 साल है, लेकिन उनकी जो हड्डी है वो 50-55 की एज की जो होते हैं उनके जैसी हो रखी है, इतनी वीक हो रखी है। तो उसके लिए भैया कुछ बता दीजिए। हम्म, उनको नियमित रूप से चूने का सेवन कराओ, चूना। और एक जी भैया। पाउडर बनाइए, अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, हठ जोड़, विजय सार। अर्जुन की छाल, हठ जोड़, विजय सार, ये तीनों बराबर मात्रा में एकदम बारीक पाउडर बना के रखिए। इसमें से चौथाई चम्मच दिन में 3 बार हल्के गुनगुने पानी से। 3 बार? हाँ जी। 3 बार हल्के गुनगुने पानी। जी भैया। ठीक है। जी धन्यवाद। रीना दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, नाम बदला हुआ है आपका। जी वंदे मातरम सभी को। एक तो ये जो भी मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भैया और यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो जिस दिन भी डालते हैं उसको ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बहनें देख सके, क्योंकि लिंक पढ़ता रहता है तो ध्यान में रहता है। कई बहनें पूछती हैं कि आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग हमें दे दीजिए, तो फिर मुझे भी यूट्यूब पे जाके वो फिर ढूंढ के देनी पड़ती है। जी। तो एक तो ये कर दीजिए। दूसरा, जितनी भी चीजें नीना जी ने बताई है और जिनके भी पास कम से कम 15 से 20 बहनों की टीम है, ठीक है, चाहे वो आपके माध्यम से है, आपकी टीम की माध्यम से है, तो उनको अगले मंथ से ट्रेनर की पोस्ट पे हम रख सकते हैं, अगर उनके पास टाइम है और वो ट्रेनर की पोस्ट पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ट्रेनर की पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, टाइम दे सकते हैं और आपके पास टीम है, ठीक है, कम से कम 15 से 20 महिलाओं की टीम और ये है, तो आप ट्रेनर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने ट्रेनर को बोल सकते हैं कि मुझे काम करना है, या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं कि आप मुझे ट्रेनर की पोस्ट पे काम करना है। तो ये मैं बताना था, ये आपके लिए लगाइए कि सरप्राइज गिफ्ट ही था। ठीक है, तो ट्रेनर की पोस्ट के लिए आप लोग अभी से शुरू करिए। ये लिस्ट तभी भेजी गई है ताकि आप लोग इसको अच्छे से सीख सको और बाद में बता सको। और दूसरा, जब भी हम कोई व्रत या कोई उपवास रखते हैं तो उसको कभी भी निर्जला मत कीजिए। ठीक है, व्रत और उपवास वैसे इसका अलग ही महत्व है, इस पे एक दिन बात जरूर करेंगे, चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो तो इससे, और बाद में फिर क्या होता है कि बाद में आप बीमार पड़ रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि करवों के व्रत के बाद कई महिलाओं को दिक्कत हुई, उनका फोन आया। क्या होता है कि पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, फिर रात को बनते हैं पकवान और फिर एकदम से भूखे पेट वही हलवा पूरी, मतलब छोले, ये मतलब हैवी चीजें खाते हैं, तो फिर वो पचती नहीं है, तो फिर वो मतलब आपके स्वास्थ्य को खराब करती हैं। तो दिन में मतलब पानी जरूर लीजिए। ठीक है, इससे कोई ऐसा नहीं होता, भगवान आपके मतलब शरीर के कष्टों से प्रसन्न नहीं होते, एक भावना होती है, सिर्फ भावना के साथ रखिए। अच्छे मतलब आपकी जो भावना है उसको लेके करिए। और मतलब ये है कि इसको ऐसा मत बनाइए कि आपके शरीर के लिए ये थोड़ा मतलब कष्टदायी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ, आज भी व्रत है
तो आप उसमें प्रॉपर पानी पी सकती हैं, शहद वाला पानी पी सकती हैं। मतलब अपने शरीर को एनर्जी आपके शरीर को मिलती रहे, वो ज़रूर करना है। निर्जला व्रत मत रखिए। बाकी तो देखो सभी अपने हिसाब से करती हैं, बट जो सही लगा वो मैंने बोल दिया। जी भैया। बाकी के क्वेश्चन ले सकते हैं प्रोमिला जी। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। जी मैं धन्यवाद। हेल्थ से रिलेटेड ही पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ? जी जी पूछिए। जी वो ना एक मेरी भतीजी है 7 साल की, उसके दांत में दर्द होके ना उसका सूज गया है मुंह, तो उसको क्या देना चाहिए भैया? अपने रसोई घर में हल्दी है, नमक है, सरसों का तेल है, एक एक दो दो चुटकी लेके उसको मंजन बना दीजिए पेस्ट जैसा, और हल्का हल्का उंगली से उसको मसाज करा दीजिए। उसके बाद घर में लौंग होगा, 2-3 लौंग कूट के 1 कप पानी में उबालिए, उस पानी को कुल्ला कराइए और 1-2 घूंट पिला दीजिए। 2-3 बार करा दीजिएगा, ठीक हो जाएगी। एक बार दोबारा बोलना भैया, मैं लिख रही थी। 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी नमक, 10-15 बूंद सरसों का तेल, इसको मथ के इससे मंजन कराइए, मतलब मसाज कराइए, हल्की हल्की मसाज कराइए। दर्द हो रहा होगा तो ज्यादा मसाज नहीं करेगी, लेकिन हल्का हल्का वहां लगा के छोड़ दे, 2-4-5 मिनट छोड़ दे। उसके बाद 2-3 लौंग लेके इसको कूट के 1 कप पानी में उबालें। जब अच्छे से उबल जाए, उस पानी में लौंग का कलर जैसा आ जाए, तो थोड़े थोड़े पानी लेके उसको मुंह में चलाते हुए कुल्ला कर ले और 2-4 घूंट पी ले। 2-3 बार लगातार करने से एक बार में आराम नहीं मिलता। ऐसे कंडीशन में दांत वाली समस्या में 2-3 बार लगातार करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी, तो जाके 50-60% राहत मिलती है। फिर उसका 2-3 बार फिर कर दिया तो खत्म हो जाता है। एक और क्वेश्चन था भैया जी। जैसे मैंने कल भी क्वेश्चन किया था शाम के टाइम, मेरी सासू माँ के जैसे बाजू में ज्यादा ही दर्द हो रहा है, मतलब असहनीय पीड़ा जिसको बोलते हैं, और आपने बताया था जो, मैंने वो भी किया उनको, तो मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए भैया जी? अभी क्या क्या किए? जैसे आपने बताया था कच्ची पक्की रोटी बना के उसको, मतलब पहले मसाज करके बाजू पे यहाँ पे वो बांधनी थी, और हल्दी ना, हाँ हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का काढ़ा भी दिया, और दूध में लहसुन पका के भी दी, और मेथी का पानी भी दिया। अच्छा, तभी आराम नहीं मिल रहा? नहीं भैया। चोट वोट तो नहीं लगी है? नहीं भैया चोट नहीं लगी है, मतलब यहाँ से मुंडे से ऊपर से लेके बाजू की कोहनी तक दर्द है बहुत ज्यादा। दाहिनी तरफ या बाईं तरफ? राइट साइड में, इधर दाहिनी तरफ। राइट साइड में। कितने दिन हो गए हैं दर्द को? दर्द को 1 महीने से ऊपर ही हो गया है भैया जी। अभी जो आप कर रही हो उससे मतलब थोड़े बहुत भी उनको मतलब टाइम भी आराम नहीं मिला कि हाँ जी थोड़ा बहुत लगाते नहीं आराम रहता हो ना रहता हो? तो आपने एक्सरे, नहीं भैया, एक्सरे करवाया है उसमें कुछ नहीं है। उसमें भी कुछ नहीं आया? हाँ जी। क्या है? क्या खा रहे? बहुत कटपट। आप आप क्या कहाँ रहती हैं? आसपास में होम्योपैथी की दुकान है? नहीं भैया, मेरे को पता नहीं है यहाँ पे होम्योपैथी की दुकान है या नहीं, रादौर में पता करना पड़ेगा। यमुनानगर के पास है जी हमारा गाँव, रेणु दीदी के पास। हाँ हाँ, तो रेणु दीदी को मालूम है, आप उनको पूछ लीजिएगा कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ जी। दवाई का नाम लिखिए। हाँ जी। कोलोसिंथ, कोलोसिंथ। कालमिया लैटिफोलिया, कालमिया लैटिफोलिया। मैगफॉस,
बेलाडोना। हिलाने डुलाने से दर्द बढ़ता है, हिलने डुलने से? हाँ जी। हाँ जी। मतलब थोड़ा बहुत भी हिलती डुलती है तो दर्द तेज हो जाता है? हाँ जी भैया। बेलाडोना हटा के ब्रोनिया करिए। ब्रोनिया। ये 200 पावर की, 200 पावर की। दो दो बूंद एक चम्मच पानी में, सबकी दो दो बूंद एक चम्मच पानी में मिला के पहले दूसरे तीसरे दिन दो दो तीन तीन घंटे पे। दूसरे तीसरे दिन एक एक घंटे पे? दो दो तीन तीन घंटे पे, मतलब दिन भर में कम से कम 6 से 7 खुराक, मतलब 5 से 6 खुराक। ठीक है। 3 दिन बाद एक बार, जब जब भी दवा चालू करें उनके 3 3 4 दिन बाद एक बार बताइएगा। जी भैया। और अभी जब तक धन्यवाद भैया। दवा नहीं आती तब तक जो घर के इलाज जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, क्योंकि न जाने घरेलू इलाज का कब घड़ा पूरा हो, घड़ा भर जाए और वो असर मतलब करना शुरू कर दे शरीर पे। ठीक है। धन्यवाद भैया जी। अपेक्षा गुप्ता, वो खाना खिलाने वाली अपेक्षा गुप्ता, अभी बच्चे को ब- कुछ। हाँ, वंदे मातरम भैया। मात्रा में। हेलो भैया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। भैया मेरी भाभी का भी फोन आया था, वो उनकी उम्र 26 साल है। उनका 20 दिन पहले पीरियड आया था तो सिर्फ 2 दिन था, और अब आया है 20 दिन के बाद आया है, लेकिन आज 7वां दिन है तो बहुत तेजी से उनको ब्लीडिंग हो रहा है, तो कहीं कि इसके लिए क्या करें। मैंने भाप बताया, और आधे गिलास पानी में 1 चम्मच देसी घी पीने के लिए बोला, और पैड तो उनके पास है ही है। बोला है मैंने, कुछ और हो भैया बता दीजिए, उनको जल्दी कुछ सूट नहीं करता है। जहर सूट करता है जल्दी? ये जहर भी नहीं? पैड पैड सबसे पहले जब लगाया उन्होंने, उनको मतलब प्रॉब्लम थी कमर दर्द वर्द का, तो मैंने पैड के लिए बोला तो उनको खुजली होने लगा। जब भी वो पैड लगाती थी पानी डाल के, उनको खुजली होने लगती थी, तो वो छोड़ दी थी लगाना, लेकिन पीरियड वगैरह में लगा लेती हैं। ऐसा है, आप ग्रुप में हो? हाँ भैया हैं हम। कल परसों एक रक्त प्रदर के नाम से पोस्ट डाली थी कि आंवला किस प्रकार रक्त प्रदर में काम आता है। धूप घास, क्योंकि अब आंवला तो फिर भी खरीद के लाना पड़ेगा, 10 15 20 रुपए लग जाएगा। धूप घास, अपने घर का चावल है, हाँ हाँ। जैसे रक्त प्रदर, ये इसको बोलते हैं रक्त प्रदर, तो किस तरीके से काम आता है वो कौन पढ़ेगा? तो ग्रुप में लिख के देना है तो कौन पढ़ेगा? पढ़ा तो भैया हमने खूब लंबा चौड़ा लिख के आया था, पढ़ा है मैंने। तो लंबा चौड़ा लिख के आया था तो 5 बाय 5 में से एक भी पॉइंट याद नहीं आया? ठीक है भैया, फिर मैं इसी में से एक बता देती हूँ जो मतलब घर में मिल जाए सामान। हाँ, ऐसा है, चावल और धनिया, एक एक मुट्ठी चावल और मतलब 1 चम्मच धनिया 2 कप पानी में डाल के 2 3 घंटे छोड़ दो, और उसको मसल के छान के उसमें एक चुटकी फुला मतलब फिटकरी का पाउडर मिला के पिला दो। अच्छा, तो भैया दिन में कितनी बार? कितनी बार? 2 3 बार पिला दो। ठीक है भैया। ठीक है। धन्यवाद भैया। ठीक है धनिया, भैया। धनिया और चावल दोनों उनके घर का है। इसको पानी में भिगो दे 2 3 घंटे के लिए, फिर उसको मसल के छान के। ठीक है। हाँ हाँ। बताने लगे तो बहुत सारे हैं भाई। अनार अनार है, सूखे अनार के छिलके का पाउडर लाके, छिलका लाके उसको सुखा के पाउडर 1 चम्मच दे दो दिन में 2 3 बार। फिटकिरी है, कुछ नहीं मिल रहा है तो 2 3 चुटकी फिटकिरी 1 गिलास पानी में डाल के उबाल के ठंडा करके पिला दो। फिटकिरी का पाउडर बना के उसमें कपड़ा या रुई भिगो के बाती की तरह रखने के लिए बोल दो। और धूप घास है, बाहर की धूप घास है, एक मुट्ठी घास लेके आए, उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, पीस लीजिए। पीसने के बाद उस चटनी को पानी में घोल के वो छान के पिला दीजिए। अब किसी एक चीज को अगर इसको और पावरफुल बनाना है तो इन सबको मिला के एक बना दो भाई, धनिया भी चावल भी
मतलब उधर धनिया चावल का पानी हो गया, इधर धूप घास की चटनी का रस हो गया, फिटकरी होगी, इन सबको मिला सकते हो एक साथ भी। अगर सिर्फ एक दो चीजों से, सिंपल सिंपल चीजों से, आंवला आंवला है, आंवले का पाउडर है, शहद में मिला के चाट लिया। आंवले को उबाल के उसका पानी जब ठंडा हो जाए तो उससे योनि की सफाई करा दीजिए, या उसमें कपड़ा भिगो के उसको रख लीजिए। अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी चलिए, अभी ये बात हो रही तो मैं एक चीज और बता दूं। कल मैं ऐसी थोड़ी सी एक किताब निकाल के पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि हर माँ बहन बेटी को अपने मासिक धर्म के दिनों में मेरा जो गर्भाशय से निकलने वाला खून शुद्ध है या नहीं है, उसकी जांच कैसे करें। मतलब अंदर, अगर बाहर उसकी जांच करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर में इन्फेक्शन है या नहीं है। उसका सबसे सिंपल तरीका, आप सफेद कपड़ा जो भी है, सूती कपड़ा, उस पे मासिक धर्म के खून को, मतलब थोड़ी देर के लिए उस पे गिरा लें, मतलब जो भी है आप लगा लें। मतलब सफेद कपड़े पे मासिक धर्म का रक्त आ जाए, उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो सूख जाए तो 2 घंटे 3 घंटे बाद उस कपड़े को धोइए, और कपड़े को धोने के बाद उसका दाग पूरी तरह से खत्म हो जाता है। साबुन से नहीं धोना है, पता चला जी साबुन से धो के कह दे जी मेरा तो दाग खत्म हो गया, ठीक है। सादे पानी से ही ऐसे धोने से अगर वो दाग खत्म हो जाता है, तो आप समझिए कि आपके गर्भाशय में जो भी रक्त आ रहा है वो आपका रक्त विकार वो शुद्ध है। मतलब जो ऋतु, शुद्ध ऋतु कहा जाता है, शुद्ध मासिक चक्र, वो आपका ब्लड है। तो आप लोग जैसे आज 103 हैं, इसमें से भाइयों को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग 70 80, या उनके भाइयों को भी गिनती करते हैं तो उन सबके परिवार में है। तो आप लोग अपने अपने स्तर पे इसकी भी जांच कीजिए कि किसका किसका मासिक धर्म का जो ब्लड है वो सूखने के बाद बेदाग हो जाता है, और जिसका बेदाग नहीं होता, उसमें कुछ रह जाता है, तो उसके ऊपर जो बताया गया है उनमें से हम उनको प्रयोग करते हैं, घरेलू चीजों का। उसमें कुछ आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों का, उसको साइड करके हम घरेलू चीजों का करते हैं। और उन घरेलू से क्या प्रभाव आता है, वो अगले महीने के मासिक पे 15 दिन, मतलब 20 25 दिन बाद दोबारा मासिक आएगा, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये वाली चीज इतना काम कर रही है, ये वाली चीज इतना काम कर रही है। तो हमें इस माँ बहन बेटियों के गर्भाशय और मासिक धर्म के बचाने के प्रयास में इन ज्ञानों को परीक्षित करने का वो है। और सबसे सिंपल हमें करना घर की चीजों से है। तो सबसे पहले तो यही जांच करनी है कि हमारा जो मासिक धर्म का जो रक्त है, आयुर्वेद की परिभाषा में ये शुद्ध है या अशुद्ध है। तो शुद्ध कैसे है, उसकी जांच करने के लिए सबसे सिंपल, मासिक धर्म का जो ब्लड रक्त आ रहा है उसको आप साफ सूती कपड़े में सफेद रंग में डाल लीजिए, आने दीजिए, थोड़ा सा गीला कर दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। 2 3 घंटे बाद वो कपड़ा सूख जाएगा, 4 घंटे बाद कपड़ा सूख जाएगा, फिर उसको आप बिना साबुन के सिर्फ पानी डाल के उसको धोइए। तो अगर वो रक्त एकदम खत्म हो जाता है, बेदाग हो जाता है, कपड़ा सफेद हो जाता है, तब समझ जाइए कि वो आपका अशुद्ध नहीं है, जैसा आना चाहिए, जो सारी चीजें प्रक्रिया होनी चाहिए उस तरीके का है। और उसमें कोई दाग रहता है, कुछ रहता है, तो इसके ऊपर आगे, जैसे मान लिया किसी बहन का काला रंग का रहता है भाई, या बहुत ज्यादा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा, तो देखते हैं 2 4 चीजें हैं उनमें से, घरेलू में 4 5 चीजों का जिक्र है उसमें, तो एक दो चीजों को अलग अलग बहनों को इस्तेमाल करा के उस पर देख लेते हैं कि अगले महीने क्या फर्क आता है, क्या नजर आता है। तो आप सभी का साथ मिले इसके लिए। और अगला चलते हैं 3D NKD हीनावेन। नाम तो सही कर लो सब अपने अपने। ये आकांक्षा बहन, आकांक्षा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। और सबसे पहले सभी बहनों को यशस्वी की शुभकामनाएं। भैया मेरा भी एक अनुभव है वो शेयर करना चाहती हूँ। या मैंने आपको जो शेयर नहीं की थी अपनी वो प्रॉब्लम है, तो मैंने वो यूनिप्रोडक्शन भी किया और बेलाडोना भी लेती, लेकिन वो सब फेल हो गए।
मेरे को भाप से ही आराम लगा। 3 दिन हो गए मैं भाप ले रही हूँ और मेरे को बेलाडोना की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक टाइम मैं भाप ले रही हूँ अजवाइन की सिर्फ। यही बताना था। बेलाडोना ने भी आराम नहीं किया और योनि पलाक्षण में दिन में 3-3 बार कर रही थी, पर मेरे को अब 3 दिन हो गए भाप लेते हुए, शाम को सोते हुए लेती हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी ना मैं एक स्टेज पे किसी को जोड़ रहा हूँ। ये देख रहे हो, यहाँ पे एक शख्स है, ये क्या नाम है, ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा हाथ दिख रहा है वीडियो में, नाम आ रहा है सुशील कुमार। ठीक है, इनके पास ना वो हुनर है कि किसी के नाक मुंह दबा के बीमारी ठीक कर देते हैं, मतलब दर्द उठा के दर्द दूर करते हैं। इसको कहते हैं एक्यूप्रेशर। मतलब किसी से बदला लेना हो तो एक्यूप्रेशर वाले के पास भेज दो, उसको वो दबा दबा के दर्द दर्द कर देंगे और दर्द गायब हो जाएगा। इनके पास बहुत सारे पॉइंट है, तो इनसे भी सीखना है हम सबको कि कैसे कौन कौन से पॉइंट से। और ये सिखाने को तैयार नहीं है, आजकल टाइम नहीं देते, आज तो पकड़ में आ गया, नजर आ गया। ठीक है, माइक अनम्यूट कीजिए। अब अनम्यूट कीजिए। जी भैया, सभी को नमस्कार, प्रणाम। तो भैया ने मेरा परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे को मौका मिला बोलने का। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे पास, जो मैंने दीदी से भी बात की थी, कि मेरे को हैंड रेस्ट करना भी नहीं आता, और आज आपने सिखाया, तो ये इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितनी भी माताएं बहनें जुड़ी हुई है और जो ये कार्य कर रहे हो आप, बहुत अच्छा, दिल से मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जो छोटी छोटी समस्या है, आप छोटे छोटे नुस्खों से, और जो ये हमारा स्वास्थ्य फ्रीडम जो पैड है, इसके द्वारा जो कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं, मेरा आप सभी पर बना रहे। और कोई भी जानकारी, जैसे कि जो मैं चिकित्सा करता हूँ और लेना चाहता, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो आप 24 घंटे 365 दिन कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भैया आदेश देगा तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि अभी दीदी ने एक क्वेश्चन किया था, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। दीदी ने एक क्वेश्चन किया था, जो ज्यादा ब्लीडिंग होना, तो इसमें भैया तो बहुत अच्छे उपाय बताते हैं, जैसे कि फिटकड़ी का, आप सभी बहनें ये जानती है। मैं, जैसे भैया बताते हैं ना, तो ऐसे हर घर में, हर गृहिणी, हर माता बहनें ये सीख जाए, तो मैं कहता हूँ कि आने वाला भविष्य हमारे भारत का क्या, पूरे वर्ल्ड का, मतलब ऐसे फैलता जा रहा है कि ठीक हो जाएगा काफी हद तक। मतलब एक परिवार में एक सदस्य भी आपने ठीक कर दिया, तो वो 4 को बताएगी, 4 को ठीक कर दिया तो वो 8 को, मतलब ऐसे ही मल्टी होता चला जाएगा। तो ये अभियान जो है, मेरे हिसाब से रुकना नहीं चाहिए, वो आगे बढ़ता रहे। और जो भी आप, जैसे कि एक्यूप्रेशर में मेरे से जानकारी लेना चाहो, तो बिना मेडिसिन, बिना उसके आप कर सकते हो। जैसे कि ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तो हाथ के मैं पॉइंट बताना चाहूंगा, ये वाले पॉइंट आप प्रेस कीजिए, इसको आप ऐसे मसाज कीजिए, ये दोनों हाथों के। इसमें क्या है, आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो या कम हो, या यूरिन इन्फेक्शन हो, यूट्रस से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, तो ये पॉइंट प्रेस कर आप करोगे। या जैसे कि हमारी माता बहनें पहले नहाती थी, जेंट्स भी नहाते थे ना, तो मसाज करती थी, मालिश कर करके नहाते थे, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक प्राइस हो जाते थे। जैसे कि चूड़ियां पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक दबते रहते हैं, तो हमारी माता बहनों को ये दिक्कत नहीं होती थी। आजकल नए फैशन, नए उसमें दिखावट में ये नहीं पहनती है, तो उसका नुकसान हो रहा है। तो अब वही आप, मैं तो कहता हूँ कि आप पाजेब पहनो, जहां पाजेब प्रेस होती है पैरों में, उसको भी ऑयल लगा के या सूखी मसाज, या नहाने से पहले आप प्रतिदिन ये प्रारंभ कर दो, तो आपको ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी नहीं। गर्भाशय से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, ये नहीं आएगी आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक केस मेरे पास ऐसा आया, 48 एज में, 50 के करीब मान लो उनकी एज थी, और उनका एक बच्चा था 25 साल का, और वो एक्सीडेंट में चला गया था। उन्होंने
दूसरे बेबी के लिए क्या ट्रीटमेंट नहीं कराया था, सब चीज ट्रीटमेंट करा लिया था उन्होंने। और लास्ट स्टेज थी उनकी कि मुझे एक बच्चा होने के लिए एक होता है, आपको पता ही है, बेबी के लिए वो करते हैं। वो भी उनके 2 फेल हो चुके थे, तीसरे की तलाश में थे, मतलब कि तीसरा ये लास्ट है, इसके बाद नहीं होगा। मैंने उनको एक्यूप्रेशर से यही पॉइंट, हाथ और पैर के पॉइंट प्रेस किए थे, इसी से ही नॉर्मल कंसीव हो गया था। अब उनके जुड़वा 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, केवल पॉइंट से। तो बाकी जो ट्रीटमेंट चल रहा था, पर वो सारे फेल होने के बाद में ये जब प्रारंभ किया, तो 15 से 20 दिन के बाद जब दूसरी डेट नहीं आई और जब उनको खुशखबरी आई, तो मेरे को बताया कि भैया ये मेरे को ठीक हुआ। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो मैं तो कहता हूँ आप इसके साथ साथ में जो आप कर रहे हो ये, और साथ साथ में यही पॉइंट आप प्रेस करना चाहो ये आप कीजिए। और ज्यादा ही जानकारी लेना चाहो तो मैं ग्रुप में आपको इसका पूरा चार्ट डाल दूंगा, हाथ और पैर का। बस कोई भी दिक्कत हो तो आप वो प्रेस कीजिए और जादू की तरह काम करेगा। तो आजकल बस इतना ही करूंगा भैया, और आगे कोई मेरे को मौका मिला तो मैं पूछूं। जैसे कि हैंड रेस्ट करना मैं सीखना भी चाहूंगा, तो कैसे की है? अभी आप देखो, माइक के बगल में देखो रिएक्शन लिखा होगा। माइक के क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है? म्यूट आ रहा है, स्टॉप आ रहा है, और अगल बगल और कुछ नहीं आ रहा भैया। आपके फोन में सिर्फ माइक माइक ही आ रहा है बस है, मतलब माइक के अगल बगल और कुछ नहीं है। वीडियो बंद करने क्या होगा, वीडियो होगा, माइक होगा, उसके बगल में रिएक्ट होगा, रिएक्शन। एक मिनट, आपकी माइक को अनम्यूट किया, माइक अनम्यूट कीजिए। हो गया। उसके बगल में आप नीचे देखो क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है। भैया फोटो ऊपर नीचे जा रहा है, बाकी करने से कुछ पता नहीं चल पा रहा। वाले में नहीं होगा। जब आप देखो एक जब खुलता है तो 3 स्लाइड खुलता है। आप अच्छा। जो फोटो ऊपर नीचे हो रहा है ना सबका, उसके हाँ दाएं बाएं आप दाएं बाएं कीजिए पहले, लेफ्ट या राइट लेके जाइए स्क्रीन को। ठीक है, लेफ्ट गए। अब माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। हो गया। लेफ्ट, अब क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? बस मेरा फोटो दिख रहा है भैया, नीचे क्या दिख रहा और है? आपका स्वस्थ समृद्ध परिवार। नीचे क्या दिख रहा है? माइक और कुछ लिखा हुआ आ रहा है? कहीं मोर का बटन है? कोई बिंदी उंदी है? नीचे 3 बिंदी है। तो दबाइए जरा, इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें भैया म्यूट आ रहा है, स्टॉप वीडियो आ रही है, और चैट आ रही है, और रिएक्शन। शेयर आ रहा है, रिएक्शन। हाँ ठीक। दबाइए रिएक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है भैया। रिएक्शन में क्या आया? आगे आ गया हाथ। हाथ नीचे कर लो, दर्द करेगा। ठीक है भैया। दोबारा वहीं से डाउन हो जाता है। और जितनी भी सुशील भाई, आप एक बार माइक को अनम्यूट दोबारा कीजिए। जी। आप ना गौतम भाई से बात कीजिएगा, जो 10 तारीख को जन सेवक अवार्ड है। हम्म। रीना दीदी, मीनाक्षी दीदी, रेणु दीदी, ये जो हैं, नीना दीदी, इन सबको भी अवार्ड दिलवाना है हरियाणा की तरफ से। ठीक है भैया, मैं आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं प्रयास करता हूँ। कितने मेंबर मतलब आप बता दीजिए। सारे ऐसा ना, ये जैसे रेणु काम्बोज दीदी हैं, रीना दीदी है, जो ट्रेनर हैं, हम्म। ट्रेनर हैं, उन सभी को वहां से जन सेवक अवार्ड और वहीं पे जब आएंगे तो वहां पे हम डेमो कर दें, क्योंकि 10-15 हजार लोग होंगे उस दिन वहां पे। पिछली बार तो मेरे ख्याल 10 लोग तो थे ही। अच्छा, 500-600 लोग होते हैं, ज्यादा तो नहीं होंगे। कार्ड लेने वाले थे 500-600, बाहर जो भीड़ देखने वाले हाँ थे। हाँ, भीड़ ही ज्यादा थे। हाँ, तो भैया वहाँ पे ना क्या है, मेरी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो ये सोचा था कि भैया कि हमारा 2 स्टॉल लग जाए वहाँ पे आपका, तो वो बहुत बड़ी बात है। कोई बात क्योंकि वो चाहते हैं कि बस केवल ज्यादा भीड़ ना हो, और यही जो कार्य है यही हो जाए।
बोला बाकी मैं जैसे भी होगा मैं बात करूंगा भैया। और इन्होंने दीदी ने जिसने ब्लड डोनेट किया है उनको तो वो आमंत्रित करते हैं। कोई बात नहीं। उनको मैं उनके लिए मैं बात कर लूंगा भैया, फिर बताऊंगा। आप करोगे तो और अच्छी बात है। देखिए इसमें सोनीपत से कौन कौन है? एक मिनट, सोनीपत से, वो तो सोनीपत कहाँ गई? सोनिया खान दीदी, इनका एड्रेस सोनीपत आ रहा था। हम लोग घेमड़ी गांव में लगा चुके हैं क्या कैंप? गमड़ी कौन घेमड़ी से? गमड़ी। नहीं भैया, अच्छा। नहीं। हम्म। चल कोई बात नहीं, बाकी मैं भी बात करता हूँ, एक बार आप बात कर लीजिएगा। कम से कम ऐसा है ना, जो ट्रेनर है, क्योंकि ये जो बहनें हैं ये जागरूक कर रही हैं, तो इनको जन सेवक अवार्ड मिल जाए वहां से तो ठीक है भैया, प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब चलते हैं रीना सिंह। सिर्फ 15 मिनट समय दे पाऊंगा। 12 10 20 10 हो रहा है, 12:30 बजे बंद करना है। जल्दी इतनी देर लगाएंगे बोलने में तो मैं। हाँ भैया जी, पर नमस्ते। भैया मेरे को ये पान के बारे में पूछना था, पान वाला, यूट्रस वाला जो है ना, गुलकंद खाना है चूना डाल करके उसमें। तो जैसे मेरे को रात में ना 2 3 दिन से खांसी हो रही है, खांसते खांसते मैं बैठ जा रही हूँ। खांसी ठीक होती है। ये गुलकंद मेरे को हर्जा नहीं करेगा? सही दमा जैसा है मेरे को। कोई बात नहीं, इसमें चूना मिला हुआ है, पान का पत्ता मिला हुआ है, हर जगह नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है। और मेरे हाँ। को बताइए, एक चम्मच गुलकंद से क्या होगा जब दो कुल्फियां खा जाती हो कहीं बाहर जाके, ठीक है, या लस्सी पी जाती हो, या खीरे खा लेती हो, शाम के समय में सारे उल्टे काम कर लेते हो, तब नहीं नहीं भैया, हम कुछ नहीं खाते, ये दिक्कत होने से तो सब बंद कर रखा है मैंने, बाहर का सामान और पैकेट वाली फूड और फल वल वल भी बंद कर रखा है मैंने। नोट कर लो। अभी सर्दियों में शादी आने वाली है, बिना बिना स्वेटर के बिना जैकेट के शादियों में यही जाएंगे। नहीं भैया, मैं तो सबसे ज्यादा लपेट के जाती हूँ, बोलते हैं कि बुढ़िया जैसे जाती है एकदम, इतना ओढ़ पोड़ करके। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा है, जब चूना मिलता है ना, जहाँ पे आपने राजीव भाई को मैंने वीडियो चलाया था, हाँ हाँ जूस से एलर्जी हो, जूस मतलब आपने हाँ ठंडा जूस पीता है, जूस पीता है, उसको एलर्जी हो, तो उस हाँ। एलर्जी से बचने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अगर थोड़ा सा चूना मिला दिया जाए तो वही जो नींबू का जूस या संतरे का जूस, मौसमी का जूस, अगर किसी को एलर्जी करती है तो एलर्जी नहीं करता, यानी चूना उसको मेंटेन कर देता है। चूना तो है। क्या नींबू के जूस में भी हम चूना मिला सकते हैं क्या? हाँ जी, मिला सकते हैं नींबू के जूस में। ठीक है, लेकिन अच्छा। जिनको दर्द हो उनको नींबू का जूस नहीं पीना चाहिए, और पीने की नौबत आए भी तो गर्म पानी में नींबू मिला के पीना चाहिए। हाँ भैया, वो ऐसे तो करते हैं। ठीक है। ठीक है भैया, हम्म। धन्यवाद। मिहिका। वंदे मातरम भैया। मातरम। भैया आज एक बहन का फोन आया था, वो बता रही थी कि कोई उसको वैसे बहुत तकलीफें हैं, पेट में अल्सर वगैरह रहता है, वो हमेशा मेडिसिन लेती है। और उसको पीछे कोई तबीयत खराब हुई थी, फीवर वगैरह हुआ था, तो एंटीबायोटिक वगैरह ली, तो उसको उससे बॉडी पर लाल लाल निशान वगैरह हो गए, खुजली रहती है उसको, कह रही है सारे बॉडी में हमेशा खुजली खुजली रहती है, कभी कहीं कभी कहीं। तो वैसे मैंने उनको, आप पहले कभी नोट किया था, उसमें नीम के पत्ते या छाल उसको उबाल के छान के अमृत धारा मिला के उसको लगाना था शायद। जी जी। ये मैंने उनको भेज दिया, और एक गिलोय का पाउडर पाउडर सुबह पीना है, रात को पीना है। ठीक है। और कुछ बताना है? अगर वो कहते हैं कि अल्सर है तो उनको मुलेठी साथ में बोल दीजिए, उसी गिलोय में मुलेठी मिला दीजिए। ठीक है। ठीक है। मुलेठी मुलेठी के पाउडर का नियमित रूप से सेवन करने से आंतों तक के अल्सर ठीक होते हैं। अल्सर मतलब जख्म। हाँ, जख्म है उनको। ठीक है। ठीक है। और भैया वो एक जो पथरी के लिए पूछा था, उसके बच्चे के वो दोनों किडनी में पथरी है, तो वही दवाई बोल दूं उनको, उनको होम्योपैथी का? घर की जो चीजें कर सकती हैं वो करें। ठीक है भैया, ठीक है जी। धन्यवाद भैया। सुमन हनुमानगढ़। आप तो हलवा बना रही थी रेणु दीदी, छोड़ के यहाँ खड़ी हो गई, हलवा जल जाएगा।
वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी बहनों को। हलवा नहीं बना रही थी भैया जी, हलवा तो शाम को बनेगा। अभी तो आलू की सब्जी बनाई है बच्चों के लिए, सबके लिए, बड़ों के लिए, तो जिन्होंने खाना खाना है। अच्छा जी भैया ठीक है। सोनीपत आना है 10 तारीख को, 10 नवंबर को। प्रयास तो यही करेंगे, सोनीपत में मिलते हैं। जी भैया जी जरूर। सुमन हनुमानगढ़। राम राम भैया। राम राम जी। भैया मैं ये पूछ रही थी कि जो हिरनी बोलते हैं आप उसको, और क्या कुछ बोल रहे थे, पेट में हिरनी। अबे मुझे समझ में नहीं आया तो मैं कैसे हिरनी घिरनी में क्या बताऊं। आप उसका भैया क्या बोलते हैं, हरनिया। हरनी, हाँ वही है, एक ही है वही। तकलीफ तो बताओ, तकलीफ क्या हो रही है। तकलीफ बस उनके पेट में बढ़ रही है, जैसे बड़ी हो रही है, और कुछ नहीं दिक्कत है वैसे तो। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तकलीफ भी नहीं है, बढ़ भी रही है, क्या बढ़ रही है। जी तकलीफ भी नहीं है, कुछ तकलीफ भी नहीं है, बढ़ भी रही है, क्या बढ़ रही है तकलीफ, कौन सी तकलीफ बढ़ रही है। नहीं, वो गांठ है ना, वो बढ़ रही है, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि इसको निकालना ही पड़ेगा। क्या गांठ अलग होती है। हिरनी का है, उन्होंने कह रहे थे हिरनी बढ़ रही है, अब पता नहीं। मेरे को भेजो जरा, हम भी तो देखें कौन सी भाषा में क्या वो लिखा हुआ है, जिसका है उस। ठीक है भैया, हाँ ठीक है भैया, फिर मैं रिपोर्ट मंगवाऊंगी। ठीक। ठीक है। ज्योति। संजना विश्वकर्मा। ज्योति संजना विश्वकर्मा। नमस्ते भैया जी। भैया जी मैंने आपके पास मैसेज किया था, वही सब भैया जी, जो मुझे 4 साल हो गए शादी को, और 2-3 बार मेरा मिसकैरेज भी हो चुका है। एक बार मेरा कंसीव हुआ था, तो 8वें महीने में भैया जी मेरा डिलीवरी हो गया था, और उसके बाद 1 साल से ऊपर हो गया, फिर से कंसीव नहीं हो रहा है, क्या करें। आपने मुझे मैसेज कर दिया ना। जी भैया जी। ठीक है, मैं कुछ चीजें और बता देना। तो उसके लिए क्या करें। बता दूंगा। ठीक। ज्योति। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया मेरे पास है ना, आज एक लेडीज आई थी, वो उसके ना 6 साल का लड़का है, और है ना जब वो लड़का 2 साल का था ना, तब मतलब दोबारा प्रेगनेंसी हो गई थी, तो वो किसी वजह से बोल रही थी कि करना नहीं चाहती थी, तो गर्म टेबलेट वगैरह ले ली थी, और अभी है ना 6 साल का हो गया है, तो वो बोल रही है कि अभी तक दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हुई, पीरियड सही आ रहे हैं, और 3 महीने पैड का बोला था मैंने उनको, तो वो कहते हैं कि मैं पैड यूज नहीं कर सकती हर 24 घंटे, और पीरियड टाइम में तो कर ही रही है, वो कहती भी हर 24 घंटे नहीं लगा सकती, और वजन भी काफी बढ़ चुका है उसका। हर 24 घंटे पैड नहीं लगा सकते, लेकिन गरम गरम दवाइयां ला ला के खा सकती है। हाँ? लेके आना जरा 8 बजे वाली मीटिंग में, मैं उसकी जरा 2-4 क्लास लगाऊं। बाप दादा तो कभी कोई डांटा नहीं। ठीक है। उनको बोलना कि आप ना दीदी शाम को 8 बजे वाली मीटिंग में आना, मैं आपके सवाल में आपको रखूंगा, वो कह रहे हैं कि मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। बाकी ऐसा कुछ एक उनको भाप के लिए बोल दो। और वो तो भैया ले रहे हैं, बाप का तो बोला है। ठीक है। देखो गुड़िया, ऐसा है ना, मैं आपको वही ईमानदारी से बताऊं, कंसीविंग जो ऐसी समस्या है कि कोई एक चीज ऐसी नहीं है जिसे किसी का सब चीज नॉर्मल होते हुए भी अगर नहीं होता है, तो उसमें तो कोई एक चीज जैसे बता दिया तो उसमें से हो सकता है कि काम कर जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें, दूसरी चीजें पूछनी होती है, जाननी होती है। तो मैं पीछे भी एक दिन बात करता कि कंसीविंग के ऊपर में हम विशेष रूप से एक तरह से बातचीत करेंगे,
कि भाई क्या क्या चीज चाहिए होती है। अब जिसका सब चीज, अब जैसे उस बहन ने बोला कि भैया मैं मतलब अब नहीं हो रहा है, पहले हुआ फिर, तो कहीं जरूरी नहीं है। पेड़ का बीज, हमने बीज बोया और वो पौधा बन के मुरझा गया, तो भाई क्या क्या कारण होगा। बीज भी तो गलत हो सकता है। गलत सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि उस जमीन की गलती हो, मतलब जिस गर्भ में, जिस गर्भाशय में गर्भ ठहरा है उसकी गलती थोड़ी हो सकती है, उस बीज की भी तो गलती हो सकती है। हाँ सारा दोष माँ बहन बेटियों पे ही क्यों? गलती तो भाई में भी हो सकती है। समझ रही हो? इसीलिए मैंने अभी उस बहन को बोला कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। और भैया जी उसके पास है ना ये बड़ा फोन नहीं है और छोटा फोन है उस लेडीज के पास, और वो शाम को तो यहाँ पे आ नहीं सकती। वो तो तुम्हारे पास आई थी तब वो बोल। तुम्हारे पास दो फोन है? तुम्हारे घर में दो फोन है? हाँ जी है। एक फोन से उसको फोन मिला देना, हाँ जी ठीक है भैया। स्पीकर पे फोन डाल देना, डांट दोनों खा लेना, बीच में बिचौलिया तुम भी खा लेना। ठीक है भैया। ठीक है। लेकिन ऐसे आपको सच छोटी सी बात बताऊं, जहां भी कंसीविंग की बात आती है, 5 6 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल हो रखा है, भाई अगर पूरी तरह से मालूम है कि हाँ जी इसी में कमी है, तब तो बात समझ में आती है। फिर भी भाई उसमें कमी थी तो उसका इलाज भी तो पिछले 6 साल से ले रही है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? तब तक नहीं 6 साल से तो नहीं ले रही। ये भगवान, मतलब साल। मैं यहाँ समझाने की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा इलाज नहीं बता रहा। हाँ वैसे हाँ सही है। मैं बात कर रहा हूँ कि कंसीविंग में जो दिक्कतें आती है, लोग कहते हैं जी हम 5 6 साल से इलाज भी कराएं, तो भाई इलाज तो करा ही रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है कंसीव? इसका मतलब कि गलत जगह पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। भाई जिसका ट्रीटमेंट होना चाहिए 6 साल, उसका नहीं करके उसका किया जा रहा है जिसमें कमी नहीं है। एक तरफ से कह रहे हैं जी उसको कोई कमी नहीं है, रिपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ऐसे कई इतने फोन आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, भाई हमारी सब चीज नॉर्मल है, कंसीव नहीं हो रहा है और दवाई खा रहे हैं। भाई तो फिर दवाई किस चीज की खा रहे हो? जब आपका सब चीज नॉर्मल है, डॉक्टर कह रहा है जी आपको कोई कमी नहीं है, दोनों में कोई कमी नहीं है, फिर भी दवाई किस चीज बात का दे रहे हैं भाई? किस बात की दवाई खाए जा रहे हो? तो उससे तो अच्छा है, फिर वैसे लोगों को तो है कि आपका सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई नुस्खे अप्लाई जा अपनाया करो किस तरीके से होता है। और आपको ऐसे छोटी सी बात बता दूं, मासिक धर्म के दिन, मासिक धर्म के बाद जिस दिन अ, संभोग करने की इच्छा ज्यादा जाहिर हो और दर्द बने, ज्यादा दर्द बने, उसी दिन संबंध बनाने से गर्भ ठहरता है। सबसे ज्यादा गर्भ ठहरने का चांस होता है उस दिन, जिस दिन अंडा जो होता है, अंडा से जो अंडा जो रिलीज होता है, तो जब वो रिलीज होता है वहां से फूटता है, तो उस दिन दर्द बहुत होता है और संबंध बनाने की इच्छा ज्यादा जाहिर होती है, इच्छा ज्यादा करती है। तो हम लोगों को बहुत छोटी छोटी जानकारियां जो है उन बातों को, और ये जो ये जो पोजीशन है, सारा दोष बहनों को नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके वीर्य में जान ही नहीं है, पानी जैसा वीर्य है, और दोष बहन बेटियों को, जी गर्भ नहीं ठहर रहा है, गर्भ नहीं ठहर रहा, एक बार ठहर गया था मिसकैरेज हो गया। अरे भैया एक बार ठहर गया तो मिसकैरेज हो गया था, तो गलती तो वहां भी हो सकती है, जमीन की थोड़ी है, उस बीज की भी गलती हो सकती है। तो इस पे हम सभी को चर्चा करके, देखो जी ये कोई ऐसा जिनके साथ यही एक इन पे विशेष रूप से चर्चा करके हमें सारी तैयारी करनी चाहिए, 3 से 6 महीने साल भर तक, जिनको भी है, कम से कम। अगर कोई अच्छे बच्चे का करते हैं और भाई सब जगह से हारे हुए हैं, तो हारे हुए हैं तो उसके बाद भी यहाँ आप तुरंत ही रिजल्ट क्यों ढूंढ रहे हैं? तो यहाँ का जो प्रोसीजर है, हमारी दादी नानी का जो प्रोसीजर है उसमें कहती हैं, अब आपको और थोड़ी सी बातों बातों में बात बता दूं। आप में से कितनी बहनें जो मैके जाके 6 महीने रह के आती हैं? हैं? कितनी है जो 2 2 महीने मैके जाके रह के आती हैं? कोई नहीं। अब पुरानी परंपराओं को देखो, भाई शादी होके आई,
उसके बाद विदाई हुई, मैके गई, तो महीना 2 महीना तो आना नहीं, ठीक है, 3 महीने आना नहीं, तो इधर इसका वीर्य मजबूत हो रहा है, उधर उसका शुक्र मजबूत हो रहा है। छोटे छोटी बातों को अगर आज हम अपने ही वीर्य और शुक्र की तो हमें अपने आप को मजबूत करना है। मैं एक दिन सबसे पहले तो आज शाम की मीटिंग में 8 बजे राजीव भाई का व्याख्यान चलाऊंगा, फैमिली प्लानिंग कैसे करें, फैमिली प्लानिंग कैसे करें इस चीज की। और इसमें बहुत सारे सरल उपचार नजर आ जाएंगे आपको। उनमें से जो भी बहनें हैं वो अपना नोट डाउन करें कि सामने वाले को बताना क्या है, करना क्या है, पति को क्या बताना है, पत्नी को क्या बताना है, पति में कमी है तो क्या बताना है। आज आज के शाम के 8 बजे का टॉपिक होगा फैमिली प्लानिंग कैसे करें। क्योंकि हमने भी तो यहीं से पढ़ सीख के जो बताते जा रहे हैं उसमें से कुछ परिणाम आ रहे हैं, कुछ के नहीं भी आ रहे हैं। तो जो परिणाम आ रहे हैं तो कम से कम उनसे ही तो थोड़ा बहुत और सीखने की इच्छा हो रही है कि और क्या करें। भाई शुरू शुरू में जब हमने सुना, राजीव भाई को सुना, तो हमने बोला ठीक है जी, ऐसा है, आप ना लौंग ले लो, आप ये आटा चक्की चला लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बाद में जब धीरे धीरे और पढ़ते गए, क्योंकि राजीव भाई ने तो कहा कि पढ़ना जरूरी है, स्वाध्याय करना, तो पता चला ये उपचार भी होता है, ऐसे भी होता है। फिर कुछ चीजें यहाँ गलती हो सकती है, वहां गलती हो सकती है। पहले हमारे बीच में गैप होता था आपसी संबंध का, अब तो गैप का तो है ही नहीं। अब तो ऐसा है कि दिन में भी मतलब हो जाता है। ये कुछ चीजें हैं। तो किस तरीके से करना है, किस तरीके से अपने गर्भ को, अपनी जमीन, जैसे खेती होती है, अभी जब भी खेती होता है तो पहले खेत को तैयार किया जाता है, खेत को तैयार किया जाता है, और उसके बाद बीज को भी अच्छे बीज लेके आया जाता है। सड़े गले बीज ला के नहीं डाल दिया जाता है। उन बीजों को मतलब फिर भी जैसा भी होता है उनको छांट के देखा जाता है कि हाँ जी ये बीज, और ज्यादा मात्रा में डाल दिया जाता है। तो उसी तरीके से ये हमारी एक खेती है, उपज, एक फसल खड़ी करनी है, तो हमें अपनी जमीन को तैयार करनी पड़ेगी, यानी गर्भाशय को तैयार करना पड़ेगा। और उधर पुरुष के वीर्य को, वो बीज है, तो उस बीज को मजबूत बनाना पड़ेगा, उत्तम क्वालिटी का। प्रज्ञा बहन, नमस्कार भैया जी। नमस्कार। नमस्ते। मेरा तो कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। मैं अभी जस्ट बिफोर पहले देख रही थी कोई सुशील भैया का जो ऑक्यूपेंचर बोल रहे थे ना वो, तो उनका जो ऑक्यूपेंचर मैं भी कर रही हूँ अभी। हाँ, वो जैसे ऑक्यूपेंचर बोल रहे हैं, हम कलर्स यूज करते हैं, एक्सपेंस यूज करते हैं, ऐसा बस इससे ही हो जाता है। इससे ज्यादा एक्यूपेंचर इज मोर इफेक्टिव। तो आप उनका ना एक ग्रुप बना दो, ताकि जिसको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो मैं इरेगुलर पीरियड्स का जो सुन रही थी, ड्राई कफ का, बस एक कलर और ऑक्यूप्रेशर जो दोनों मिल गए तो बस हाफ एन आवर, 1 घंटे में रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो उनका एक ग्रुप बना दो, ताकि जो जिनको क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और उन्होंने बस ऑक्यूप्रेशर जो थोड़ा पॉइंट, जैसे उन बोल रहे थे ना गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये इस तरफ का ना, ये दो, वो तो पूरा बोल रहे थे, ये दोनों, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स है उनके लिए। अभी जो डिस्कस कर रहे थे ना, तो वो भी बहुत अच्छा है पॉइंट्स। आप उनका ग्रुप बनाकर, नहीं तो हमारे ग्रुप में उनका नाम ऐड कर दिए, तो जो भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। आपका भी थोड़ा, आपका मतलब ये जो ऑयल थोड़ा देर लगती है, मतलब 1 वीक 2 वीक्स, ये ना अलोंग विथ आपके साथ ही ये भी कर सकते हैं, ताकि अर्जेंट रिजल्ट के लिए हाफ एन आवर 1 आवर में हो जाते हैं ये। प्लस आपके जो भी बताते हैं वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मगर रिजल्ट्स ही अच्छे हैं। तो बस ये बताना था, उनका एक ग्रुप बनाकर ऐड कर दूं। जी जी, यहाँ इस चीज को इसीलिए रखा गया है कि जिसके पास हाँ, ज्ञान है और वो ज्ञान और उसके प्रति अनुभव समाज में आए, आगे बढ़े, जानकारी। और एक्यूप्रेशर है, कलर थेरेपी है, किरण चिकित्सा है, स्वर विज्ञान है। आपको पता है कलर थेरेपी? जी जी, ऐसा है, ये सारा अच्छा। पता है, लेकिन होता है क्या है, हर किसी की अपनी अपनी
जागरूकता होती है। मेरी जो मेरी रुचि है भाई, मतलब रसोई घर के प्रति, क्योंकि रसोई हाँ हाँ सारे कलर वही आते हैं, वो कलर तो बाजार से लेके आना पड़ेगा, और ओरिजिनल कलर रसोई घर में ही पड़े हैं भाई। हाँ, वो सही बात है। जाने अनजाने हमारी दादी नानी पहले मिर्ची धनिया पत्ते ये चटनी पीस रही है, उनके कलर उनके हाथों में लगे जा रहा है, आधे घंटे हाँ सही बात है। हम वो भी देते हैं, मैं आपका नाम बोलती रहती हूँ दूसरों को, जब इस अभी तो ये सीख रही हूँ मैं, नेक्स्ट मंथ पूरा परफेक्ट हो जाऊंगी, तो जब तक इसमें परफेक्ट होना चाहिए तो तब तक मैं आपका किचन रसोई बोलती रहती हूँ। तो बहुत यूज भी किया है। अभी अर्जेंट के लिए ये सीख रही हूँ ताकि तभी मिक्स करके दे सकूँ सभी लोगों को। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, अभी इस ग्रुप में मैं देखी वो सुशील भैया एक्यूप्रेशर के बारे में बोल रहे थे, तो सोचा मैं भी बोल लूं बहुत अच्छी, ताकि उन्होंने भी आज बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि पेशेंस, आज लोगों के पेशेंस नहीं रहते, थोड़ा अर्जेंसी चाहिए उसके साथ, और आपका भी चल दोनों भी चले तो अच्छा रहेगा बस। क्योंकि दीदी, अभी आपको आप लोगों को सबको मैं यही कहना चाहूंगा, जो मैंने अपने जीवन में जो देखा है, देखिए सबसे हाँ पहला हमें जो लोगों को जागरूक करना है, तो उसके पेशेंस के प्रति जागरूक करना है, क्योंकि हाँ वो भी है। जादू कहीं नहीं चलती, जादू की हाँ नहीं चलती, किसी को चाहे कुछ भी हो। कई बार तो ऐसा होता है कि हैवी से हैवी एंटीडोट की दवाइयां, एंटीसेप्टिक एंटी पैरामेटिक दवाइयां भी बॉडी पे बेअसर हो जाती है। हाँ नहीं, आप जैसे बोलते हैं पैरासीटामोल नहीं लेती हूँ, आपके एग्जांपल, एंटीबायोटिक तो छोड़ो, पैरासीटामोल भी नहीं लेती मैं, देती भी नहीं, लेती भी नहीं, उसी चीज के लिया तो कभी नहीं, बच्चों को भी नहीं देती मैं। ये कहने का मतलब सबसे ज्यादा जो हमें जागरूकता करनी है कि पेशेंस पे। अभी आपको और मैं बताता हूँ यहाँ पे, आप अभी तो बात टॉपिक धीरे धीरे चल रहा है, जब हम इन सब चीजों से संबंधित हो जाएंगे, जो हाँ दुष्प्रभाव आज आप उदाहरण के तौर पे अब मैं बात कर ही देता हूँ। आप उदाहरण के तौर पे बताते हैं, मान लिया किसी बहन के दांत में दर्द हो गया, ठीक है, दांत में, ठीक है, दांत में, ठीक है। दर्द हो गया। अब हाँ उसने दांत दर्द के लिए सबसे पहले तो छूटते आप चले गए हॉस्पिटल, ठीक है, वहां पे आप रूट कैनाल वगैरह करा के आए, आप 2,000 2,500 रुपये लगा के आ गए। उसके बाद हाँ उसके बाद भी वो दर्द नहीं जाता, ठीक है। नहीं जाता। फिर वो पेशेंस ना होने की वजह से वो इंतजार करते हाँ चला गया आयुर्वेद में, तो हाँ वहां लगाया, ठीक है। उसके बाद वहां से आराम नहीं मिला तो चला गया होम्योपैथी में, फिर 1,000 500 रुपये वहां लगाया, ठीक है। हाँ सब करते करते फिर यहाँ से भी नहीं हुआ तो चला गया नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, घरेलू में। ऐसे आज हाँ 100 से ज्यादा मतलब पैथियां घूम रही हैं, और इन सब चीजों में घूमते घूमते वो महीने भर में, आप वो दांत का दर्द नहीं था, वो उसके पूरे खर्चे का ब्यौरा मतलब पता चला कि 20 से 25 हजार रुपये लग गए, और इन्फेक्शन भी हो गया उससे। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर वो सिर्फ पेशेंस रखता कि दांत का दर्द हो रहा है, समय लगेगा, भाई चोट लगती है तो गुदगुदी नहीं होता भाई, हाँ क्या है, तो जख्म को चाहे जो मर्जी कर लो, चाहे कलर थेरेपी कर लो, चाहे रसोई घर के मसाले लगा लो, चाहे आयुर्वेद का लगा लो, चाहे एलोपैथी के डॉक्टर का कुछ भी लगा लो, भाई रातों रातों जख्म नहीं भरने वाला। 10 मिनट में, मतलब जो अगर कहते गिरे हैं, चोट लगी है तो दर्द होगा ही होगा, गुदगुदी नहीं होगा। तो ये जो हाँ जो कुछ होना है उनको सहने के बारे में, उसके बारे में हमारी जागरूकता होनी चाहिए। नहीं होगी तो आज तो अभी 100 ही पैथी है, आने वाले समय में 1,000 पैथियां हो जाएगी, तब कहाँ कहाँ खर्च करोगे एक ही। हाँ वो भी है। आज एक चीज की जागरूकता की हो रही है। मैं तो आपको बताऊं, मेरे पास तो जब फोन आते हैं, भैया मैंने दवाई खा ली अभी ठीक नहीं हुआ, तो मैंने कहा थी कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ ना कि लोग पहले घर का करते हैं या पहले, मतलब मैं उनके लिए जिनको नहीं मालूम, जैसे हाँ उदाहरण के तौर पे यहाँ पे इंदु बाला है, ठीक है, अभी इंदु बाला दिखाई दे रही है, इनको पता है कि हमारा जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो ग्रुप है, इसमें देसी इलाज बताया जाता है, घर के इलाज, हाँ और इनको बुखार हो और ये जाके डॉक्टर से दवाई लेके आए, और 5 दिन बाद आके ग्रुप में कहते हैं कि मैंने ना बुखार आया था, डॉक्टर की दवाई ली है, आप ना कुछ घरेलू इलाज बता दो। तो ऐसे आदमी को जूते मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए?
हाँ हाँ सही बात है, सही बात है। भाई, आपको बुखार हुआ, आप पहले घरेलू, जहां आपको पता है कि हाँ भाई तो पहले नहीं, आप वो बुखार के लिए बोलते हैं ना, बस गर्म पानी ले लो, वो काफी है, काफी है वो। जो कि बच्चों को भी गर्म पानी में 1 महीने के पहले आपको ये भगवान, मैं आप मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पे इलाज की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इलाज की बात ही नहीं कर रहा। भाई मैंने खुद अपने जीवन में देखा है कि भाई कभी किसी को भाई सारी दवाइयां दे दो तब भी बुखार नहीं उतरता। मैं बात यहाँ पे हो रही है हमारी समझदारी की, कि हमारी समझदारी कहाँ गई, कि भैया हम सबसे पहले मालूम है कि हमारे घर में अपना, मान ले हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और अपने घर में वकील है, तो भाई पहले वकील से पूछ के जाएं केस करने, या पहले केस करके आ जाए फिर वकील को बताएं। तो ये चीजें होती है कि हमारी समझदारी मत्ती मारी गई है, तो समझदार बनना है हमें, हमारी समझदारी को जगाना है। नहीं तो यहाँ इलाजों की कमी नहीं है भैया, और घर के इलाज है जितने बुखार के, मैं कहता हूँ बात बात वही, बुखार के इलाज यहाँ भी नहीं ठीक होते भाई, यहाँ भी 20 इलाज। हाँ अगर एक ही इलाज से बुखार ठीक होता तो भाई इतने सारे उपचार लिखने की क्या जरूरत थी, आयुर्वेद वालों को इतने सारे उपचार लिखने की क्या जरूरत थी। लेकिन मेन है हाँ पेशेंस की, मेन है पहचान होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए अपने ऊपर। सबसे पहले समझदारी होनी चाहिए कि अगर हमारे लिंक में, मेरे लिंक में कोई अपना डॉक्टर, अब यहीं पे सारे लोग हैं भाई, जिसके घर में अपना फैमिली डॉक्टर है, कोई चाचा भतीजा भांजा कोई डॉक्टर होता है तो सबसे पहले उसी को फोन करता है कि भाई कम से कम फीस बच जाए, कहीं से फीस बच, या उसी की डिस्पेंसरी में। तो भाई वो यहाँ पे पहले जब हम ये लोग जुड़ गए, एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, तो आज आपके बुखार हुआ है तो पहले 5 दिन उधर की दवाई खा के यहाँ आके पूछोगे तो मेरे जैसे इंसान को गुस्सा तो आएगा ही आएगा। हाँ नए बंदे के लिए तो कोई सही बात बात है। नहीं, जो फर्स्ट टाइम आया उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पुराने, हाँ वो पहले अब जैसे आकांक्षा बहन है, अब आकांक्षा बहन यहाँ से मैंने देखा बहुत सारे वो एक्टिव रहती है, सारी चीजें। अब वो कभी कह दे क्या दिन है भैया मेरे को ना आज पेट में दर्द है, मैंने गोली खाई 15 दिन और उसके बाद नहीं, तो उस वक्त कैसा लगेगा आपको। हाँ गुस्सा तो आता है। ये चीज है, तो हमें अपनी समझदारी, सद्बुद्धि हमारी सबकी मत्ती मारी गई है। ठीक है, हाँ तो पीछे कारण है आज के समाज में चिकित्सा जागरूकता पैथियों के द्वारा फैलाए गए डर की वजह से। जो आता है, हाँ जो आता है वो डर फैलाता है, जो आता हाँ है। ठीक है, आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल शाम को। पूजा, ये हैंड रेस है, पूजा, पूजा, जल्दी बोलो। सुषमा हेलो, वंदे वंदे मातरम भैया। मातरम अ, जी। भैया एक लेडी है, उनको डिलीवरी हुई है, जी तो उनको ऑपरेशन हुआ है, 5 दिन हुए हैं, उनको ना दूध नहीं हो रहा है। जी। हाँ, तो उसमें उनको क्या बता सकते हैं भैया? अरंड का तेल से मसाज करने के लिए बोलिए, अरंड के तेल से, कैस्टर ऑयल से। ठीक है। मेथी दाना, 3-4 चम्मच मेथी दाने का पाउडर रात को दूध में भिगो दें, सुबह उसको घी में छौंक लगा के उस दूध का हलवा बना के वो खिलाइए, उनको खाने के लिए दीजिए। और अरंड तेल से मसाज करने के लिए मेथी दाने का हलवा, लेकिन रात में भिगो के, और सुबह मतलब मेथी दाने का पाउडर 4-5 चम्मच पाउडर लगभग एक आधा लीटर दूध में डाल दें। सुबह 2 चम्मच घी डाल के 50 ग्राम, ऐसे तो 50 ग्राम बोला गया लेकिन फिर भी आप 3-4 चम्मच घी डाल के गरम करके घी को, वो दूध घुला हुआ होगा मेथी दाना उसको डाल के धीरे 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 खोआ करते करते हलवा बना दें, और अरंड के तेल से स्तन की मसाज करें ज्यादा से ज्यादा बार। ठीक है, ठीक है भैया। हाँ जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। जी, मैं सुषमा मिश्रा, राजस्थान से, सीकर डिस्ट्रिक्ट से। जी जी। अभी यहाँ पे वैसे मैं नई हूँ, और परमेश्वरी दीदी के थ्रू मैंने यहाँ से मीटिंग देखी है, 8-7 दिन से देख रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जी दीदी। अभी एक वो सुमन दीदी थी हनुमानगढ़ से, जो कह रही थी हिरणी के बारे में। मैं भी एक्यूप्रेशर में एमडी हूँ सर, जी। सॉरी भैया। अ, तो मैं उसके बारे में बताऊं, ये अपने राइट साइड में जो आंत होती है ना, वो बाहर की तरफ आने लग जाती है, उसको हरनी और क्या बोलते हर्निया बोलते हैं उसको। हैं। हाँ वही प्रॉब्लम उनको है। तो उसमें अपने एक तो ये होता है कि एक अपने साधारणतया एक बेल्ट दिया जाता है, उस बेल्ट को अगर अपने अच्छे से बांध ले तो वो अंदर की साइड थोड़ा थोड़ा दब जाती है।
अंदर जाने से उसमें दर्द कम होने लग जाता है। वरना डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, उसके अंदर एक जाली डालता है, जाली डाल के उसको अंदर दबा देता है, तो वो बाहर वैसे ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेशन के बाद में उसको कोई पेन नहीं होएगा या कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ होती है उसमें, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को ये सब हुआ था, मैंने मुझे पता है। बढ़िया ये होता है कि इसमें अपने घरेलू इलाज लें, अपने सेल्फ सावधानी रखें, वजन वगैरह ना उठाएं, आगे की तरफ ज्यादा ना झुके, और बेल्ट, जो कमर के बेल्ट बांधते हैं वो बेल्ट बांध के रखें। जब अपने काम करते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, मार्केट जाते हैं, या कोई और जैसे कुछ भी काम करते हैं, तो उस वक्त वो बेल्ट बांध के रखेंगे, तो उससे उनको रिलीफ मिलेगा। खाने में हल्का भोजन लें, और थोड़ा थोड़ा करके खा ले, चाहे एक साथ ज्यादा ना खाएं। अगर ज्यादा खाते हैं तो हो जाता है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी, अभी जो दीदी बोल रही थी कि उनको दूध नहीं आ रहा है, तो जीरे के लड्डू दिए जाते हैं जब प्रसूति को दूध नहीं आता है। और बच्चे को बार बार उसके पास उसको कहा जाता है कि इसको प्यार करो, दुलार करो, जितना हो। जैसे कि देखते हैं अपने कि गाँव में अपने देखते हैं कि गाय जब ब्याती है तो उसको, उसके बच्चे को उसके पास छोड़ दिया जाता है, और वो बच्चे को जब चाटती है तो कहते हैं ना कि गाय को दूध आना स्टार्ट हो गया, पाउस गई वो। राजस्थान में बोलते हैं गाय जो है वो पाउस गई। तो वही होता है कि जब माँ की ममता बाहर आएगी ना उस बच्चे के लिए, तो ऑटोमेटिक तरीके से दूध आएगा। तो ये मुझे बताना था। हो सकता है मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैं नहीं जानती। मेरे को अच्छा लगा ये प्रोग्राम बताना, मैंने ठीक समझा तो मैंने बताया। थैंक यू। जी बहुत अच्छा, बढ़िया लगा। और मैं भी वही कह रहा हूँ कि उन्होंने हरनिया ही है, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि जरा इनको खुद को भी समझ में आए कि ये लोग बोलते क्या है, करते क्या है। अब उसके बाद बोल रहे हैं गांठ है। ठीक है, हर्निया में आते उतरती हैं, पेट में गांठ होना हर्निया के लक्षण नहीं होते। हर्निया सिर्फ ये बोला जाता है कि आपकी आंत उतर गई है। जी जी अंडकोश में हर्निया होता है, तो अंडकोश में हर्निया जो होता है वो अंडकोश को संभालने वाली जो झिल्ली होती है वो नीचे उतर जाती है। जी जी, तो उन्होंने वही है सब। बोला कि गांठ हो गई। तो गांठ हम्म, हो गई, भाई पूरी जानकारी तो दो। और आपने सही कहा कि इसमें सबसे ज्यादा, इसमें क्या, हमारे शरीर में कोई भी कष्ट आ जाए, बिना सावधानी के कोई भी दवा हमें सुरक्षित नहीं रख सकती। दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी भी तो कम समय के लिए पड़ेगी, अगर हमने सावधानी रखनी शुरू कर दी। हर चीज का परहेज होता है। अगर पथ्य अपथ्य का ध्यान रखें, परहेज का पालन करें, तो दवाओं की जरूरत ज्यादा समय तक नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। मिलते हैं शाम को 8 बजे फैमिली प्लानिंग का व्याख्यान सुनने के लिए, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से। और उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब राजीव भाई ने वहां दिए थे। उसके बाद भी अगर जो उस व्याख्यान में जो सवाल आपको मन में खड़े हों, उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, क्योंकि जब राजीव भाई को सुने थे तो बहुत सारे सवाल होते थे, तो उन सवालों के जवाब मैंने खुद ढूंढे हैं। तो आप लोगों के अगर सवाल होंगे तो उन सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ आप लोगों के आशीर्वाद से। तो आज शाम को मिलते हैं 8 बजे, राजीव भाई के व्याख्यान फैमिली प्लानिंग कैसे करें।